बिहार बोर्ड की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे और समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, जिससे एक ही वीडियो में आपके प्रश्नावली 1.2 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अभी बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है, तो ये एनसीईआरटी के सिलेबस पर ही आधारित है प्रश्नावली 1.2, जो अब बिहार बोर्ड ने लागू कर दी है। आप अगर बिहार बोर्ड के चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक बिहार बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देने लगेंगे। प्रश्न एक में बच्चों हमसे कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तो नीचे 3 कथन दिए गए हैं, हमें तीनों कथनों के लिए बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जिस कथन को हम सत्य कहेंगे तो हमें बताना है कि वो कथन सत्य क्यों है, और जिस कथन को हम असत्य बताएंगे तो हमें कारण बताना होगा कि वो कथन असत्य क्यों है। तो पहले कथन की तरफ चलते हैं। पहला कथन हमें दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें बताना है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें पता हो कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या में क्या रिश्ता है। तो हम पहले अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के रिश्ते को देख लेते हैं, फिर इस कथन के बारे में बात करेंगे कि ये सत्य है अथवा असत्य। वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में। तो यदि आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या है तो वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। और इसका अगर हम उल्टा देखें तो जो भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या तो होगी ही होगी, उसी प्रकार जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या तो होगी ही होगी। इसका मतलब सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। अब चलते हैं हम कथन की तरफ वापस। हमारा कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी हमने देखा कि सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका मतलब है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन तो सत्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कारण लिख देते हैं हम, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है। अगर यही पूछा जाता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो वो भी कथन हमारा सत्य ही होता। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा प्रश्न के पहले भाग का कि दिया गया कथन सत्य है। कारण भी हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं प्रश्न 1 के भाग 2 की तरफ। प्रश्न 1 में दूसरा कथन हमें दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम प्राकृत संख्या को समझ लेते हैं, फिर हम इस कथन को देखेंगे कि सत्य है या असत्य है। हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो प्राकृत संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक का ही दूसरा नाम है। पूर्ण संख्या या तो शून्य होती है या प्राकृत संख्या होती है जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। और शून्य अलग होता है, शून्य जो है प्राकृत संख्या नहीं होती। तो यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। और बच्चों, अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य से देख लें। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर हम उसका कारण बताएंगे। तो ये जो कथन है ये असत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि शून्य जो है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, ये अभी हमने देखा। और अंडर शून्य क्या होता है? शून्य होता है। और शून्य जो है वो संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या, ये गलत है। ठीक है, m एक प्राकृत संख्या, क्योंकि m जो है वो शून्य होगी तो उसका मान शून्य आएगा, √0 का मान। और शून्य संख्या रेखा पर होता है, परंतु शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए m जो एक प्राकृत संख्या लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये कथन क्या हो गया है? असत्य हो गया है। तो प्रश्न 1 के भाग 2 का उत्तर है कि दिया गया कथन असत्य है, और हमने उसका कारण भी
बता दिया है। अब हम चलते हैं प्रश्न 1 के भाग 3 की तरफ। प्रश्न 1 का भाग 3 है, जिसमें कथन दिया गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसके लिए फिर से हम रिश्ता देख लेते हैं वास्तविक संख्या का और अपरिमेय संख्या का, फिर इस कथन के बारे में हम कुछ टिप्पणी करेंगे। बच्चों, ये वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, जो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, या तो वो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या ही हो ये जरूरी नहीं है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। या अगर हम कहें कि वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। अब हम चलते हैं कथन की तरफ वापस। तो अभी हमने देखा जो वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन तो गलत है, असत्य है। तो इसका उत्तर हो गया कि दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या हो, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। कारण लिख देते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। उदाहरण से देख लेते हैं। 2 जो है वो एक वास्तविक संख्या है, किंतु परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि दिया गया कथन असत्य है, और हमने उसका कारण भी बता दिया। आप अगर बिहार बोर्ड के चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक बिहार बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देने लगेंगे। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमारे सामने है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये कथन है, तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। धनात्मक पूर्णांकों के बारे में हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो हमें बताना है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, हाँ या ना। यदि नहीं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। ऐसी संख्या का मतलब है ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आइए पहले तो प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि ये कथन असत्य है, झूठा है, गलत है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये गलत है। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। हमें सिर्फ एक उदाहरण देने को कहा गया था, हम इनको 3 उदाहरण दे देते हैं। क्या है वो 3 उदाहरण? जैसे कि देखिए 4, 9 और 25, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो 4 का वर्गमूल लेंगे अंडर रूट, तो आएगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल लीजिए अंडर रूट, तो वो आएगा 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। 25 का वर्गमूल लेंगे अंडर रूट, तो वो 5 आएगा, वो एक परिमेय संख्या है। तो हमने बहुत सारे उदाहरण देखे जो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हैं, परंतु अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि कथन गलत है, और हमने 3 उदाहरण दे दिए जहां हमसे एक उदाहरण देने को कहा गया था। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं, और अभी हम निरूपित करेंगे अंडर रूट 5 को। तो आप विधि समझ लीजिएगा, फिर उस विधि से आप किसी भी संख्या जो अंडर रूट के अंदर है उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे। तो क्या है विधि? पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हमें कितना अंडर रूट 5 को निरूपित करना है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ओ ए बी। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो उतना लेंगे जितना हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है अंडर रूट के अंदर। तो वो है कितना, अंडर रूट 5। ठीक है, तो हमने अंडर रूट 5 लिया। अब हमें क्या करना है कि कोण ए जो है वो समकोण होगा हमारा। तो ये जो कर्ण है, ठीक है, इसके हिसाब से हमें आधार और लंब लेने हैं। तो अंडर रूट 5 हमारा कैसे आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 धन 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग। तभी तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए आधार है हमारा 2, तो 2 का वर्ग
धन लंब है 1 तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, धन 1 का वर्ग हो गया 1, 4 धन 1 होता है 5, तो ओ भी बराबर आ गया हमारा √5। तो हमने ये बना लिया। अब क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर और ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो ऊपर सीखा ये सिर्फ हमने बनाने के लिए सीखा, नीचे ऐसा हम बनाएंगे। तो ये संख्या रेखा है हमारी, जो जो हमने रेखा खींची है ये संख्या रेखा है। इस पर हमने ओ ए बी और ओ बी बना दिया। अब क्या करना है, प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु O पर रखेंगे और पेंसिल का नुकीला हिस्सा रखेंगे, पेंसिल को रखेंगे बिंदु B पर और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप लगा देंगे। ये चाप जहां पर भी संख्या रेखा को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु P। अब मूल बिंदु O से जो P की दूरी है वो होगी हमारी √5, क्योंकि OB को जो त्रिज्या लिया था वो भी √5 है। तो जब चाप लगाएंगे तो OP भी हमारा √5 होगा। तो वही लिखा है हमने, एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींची जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है। तब बिंदु P जो है वो संख्या रेखा पर √5 के संगत होगा, क्योंकि देखिए OB √5 है तो OP भी √5 होगा। तो जो बिंदु P है वो √5 के संगत होगा संख्या रेखा पर। इसी प्रकार हम किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो ये विधि आपने सीख ली और यही इस प्रश्न 3 का उत्तर है बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड के चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक बिहार बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि बिहार बोर्ड के चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो बिहार बोर्ड के चैनल के वीडियोज आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। बच्चों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।